नमस्कार, मैं उमेश पंडित और आप देख रहे हैं द उमेश पंडित शो। और आज हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता से बने आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सुरेंद्र कोहली जी। उनके जीवन के विषय में बात करेंगे, कैसे उनका जीवन का स्ट्रगल रहा, एक कार्यकर्ता से आज जो है इतनी बड़ी सीढ़ी पर चढ़े। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं सुरेंद्र कोहली जी से। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया उमेश भाई। तो सुरेंद्र जी, आप बताइए कि जहां तक मैं जानता हूँ, जहां तक मैंने खोज की आपके बारे में, और आपको बहुत दिनों से मैं जानता भी हूँ, समझता भी हूँ। आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने आपको देखा भी है, सड़क पे काम करते हुए, गुरुद्वारों में लोगों की सेवा करते हुए। तो आपका जो ये सफर है वो कहाँ से शुरू हुआ और कितने साल की उम्र से आप जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं? तो आप जो है हमारे व्यूवर्स को बताएं। उमेश भाई, मुझे हो गए तकरीबन, अगर आप देखें तो 20 साल जी। जहां तक मुझे पूर्ण रूपी अगर मैं बोलूं तो 20 साल पहले सफर शुरू हुआ मेरा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन से। अच्छा, तो आपकी उम्र क्या थी? उम्र मेरी रही होगी तकरीबन, आप मान के चलिए, तब आज से 20 साल पहले जी 23 साल। अच्छा, बहुत कम उम्र में। जी। अरे वाह। और कमाल की बात यह है कि जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन हुए और हमने वो जीते भी। अच्छा। और जीतने के बाद आप सोचिए, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था जी। उसी स्कूल के अंदर मुझे मेंबर बना दिया गया। अच्छा, कमेटी के अंदर। बहुत अच्छा। और जब मैं उन टीचर से मिलता था अपनी जाकर के, तो उनको मैं नमस्कार करता था, चरण स्पर्श करता था जी। और बड़ा देख करके उन्हें बहुत खुशी भी मिलती थी। उन्हें वो ये देखते होंगे इतनी कम उम्र का लड़का जो है मेंबर बन गया, क्योंकि वहां तो मैंने देखा है सब सीनियर्स लोग होते हैं जी, सब एजिड लोग होते हैं जी। तो वो अचीवमेंट बहुत बड़ी रही आपकी। मैं बहुत छोटा था और सब बहुत बड़े थे मेरे से उम्र में। बिल्कुल जो बिल्कुल। सबसे छोटी उम्र के उस टाइम पे तकरीबन होंगे, जो मेरे मित्र थे, मैं मित्र बोलूंगा, गुरु बोलूंगा उन्हें, वो 48 साल के थे और बड़ी उम्र जिनकी थी वो 83 साल के थे। अरे वाह, मतलब आपको शुरू से जो है आशीर्वाद बड़ों का मिलता रहा, उनके साथ काम करने का मौका मिलता रहा। जी। बहुत अच्छा। उसके बाद फिर अन्ना हजारे आंदोलन आ गया। जी। आंदोलन में बहुत बड़े तरीके से काम करा, बहुत जज्बा लेकर के, देशभक्ति का जज्बा लेकर के भगत सिंह जी की याद आ गई कि आज हम भी भगत सिंह बन जाएंगे। पूरी हिंदुस्तान उसी पे चल पड़ा था, दिल्ली के लोग तो खासकर। जी। दिल्ली से बाहर से बहुत लोग आए थे। जी। मुझे वो मंजर याद है, मुझे वो दिन याद है, वो भागना पसीनों में, और वो बहुत बड़ा था समय। उसके बाद वहीं से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। फिर हमने एज अ कार्यकर्ता वहां पर काम करा बहुत। उसी के अंदर से चलते चलते राजमोहन गांधी जी के साथ काम करा, मनीष सिसोदिया जो है उनके साथ काम करा, करते करते फिर आगे चलते चले। उसके बाद स्वराज इंडिया में हम आ गए। स्वराज इंडिया योगेंद्र यादव जी के साथ आ गए। फिर उसके बाद हमने पार्टी जब बनी तो उसकी नींव रखवाने में मैंने सुना है आपका कुछ हाथ रहा है उसमें भी। कोर मेंबर्स थे। कोर मेंबर्स बोल सकते हैं आप उन्हें आप ये बोल सकते हैं कि जिन्होंने पार्टी की स्थापना करी, जिन्होंने नींव रखी, उन मेंबर्स में हम थे स्वराज इंडिया में भी। फिर साथ ही साथ हमने आंदोलन स्टार्ट करा बाद में, युवा हल्ला बोल के नाम से। अच्छा। युवा हल्ला बोल एसएससी आंदोलन से निकला था। एसएससी के अंदर पेपर्स का जब घपला हुआ, अच्छा, तो जो घपला हुआ उसके जो पीड़ित बच्चे थे वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे जाकर के बैठे। वहां से 2 लोगों से सर्विस सिलेक्शन कमीशन का जो स्टूडेंट्स का जो पूरे देश का धरना चल रहा था। अच्छा, उसमें योगेंद्र यादव जी का ये स्वराज इंडिया नहीं, युवा हल्ला बोल वहीं से युवा हल्ला बोल की शुरुआत भी हम कह सकते हैं हुई। हमारे साथी अनुपम, अच्छा, जिनके साथ ये शुरुआत करी। 2 स्टूडेंट्स वहां बैठे, 2 स्टूडेंट्स से वो तब्दील होता हुआ चला गया 10,000 स्टूडेंट्स में। फिर मार्च हुआ, फिर उसके बाद ऐसे सफर चालू रहा हमारा, रुका नहीं। फिर कोरोना आ गया, कोरोना काल में बहुत काम करा। फिर अब आपके सामने देखा आपने कोविड में बहुत लोगों की सेवा की है। फिर आज आपके विदेश से भी कहीं से आपको कुछ मतलब पुरस्कृत किया गया है? जी। कोरोना काल में के अंदर जब हम लोग डेली हम लोग खाना बना करके लोगों को देते थे जी। तो एक ही जगह किचन बनाना, वहां से फिर खाना जा करके देना लोगों के यहाँ, बहुत खतरा था। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं बैठे हुए कोई वॉच कर रहा था। वो है अजमान के शेख, दुबई में। अजमान के शेख, यूएई के अजमान के शेख हैं। उन्होंने वो बैठे हुए वहां देख रहे थे, तो एक दिन मेरे पास अचानक कॉल आता है कि जी ऐसे ऐसे आपका वीजा हम लोग लगा के भेज रहे हैं। अच्छा। आप अपने पासपोर्ट की कॉपी भेजिए और आपको आना है। अच्छा। तो इस कारण उन्होंने हमें आधे घंटे में उन्होंने वीजा भेज दिया था। अच्छा। अजमान शेख ने। उसके बाद फिर सफर आज कांग्रेस तक है। अरे वाह,
मगर मैं एक चीज ये देखूंगा कि जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए तो ये पुरस्कार मिल जाता है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है। तो वो आशीर्वाद जो है आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ ले गया, मैं तो यही समझूंगा। और वहां से जो है आप राहुल गांधी जी से भी मिले जी। अभी मैं हाल ही में आपको देख रहा हूँ कि आप राहुल गांधी जी के साथ काफी करीब है। नहीं, करीब नहीं जी, राहुल गांधी जी के साथ करीबी आप बोल सकते हो कि आज की डेट में कांग्रेस के अंदर वो उन लोगों को भी जरूर तलाश रहे हैं जो लोगों का इतिहास पीछे का रहा है और इतिहास के साथ साथ पॉलिटिकल इतिहास रहा हो या कार्यकर्ता रहा हो या आंदोलनकारी रहा हो, उन सबको वो स्वागत कर रहे हैं अपनी पार्टी में आज की डेट में। और मेरा मानना इस बारे में बहुत क्लियर है कि जो उनकी टीम है या तो वो खुद लगे हुए हैं, उनकी टीम जो लगी हुई है, वो पूरे समाज के अंदर चुन चुन करके जो लोग बेहतरीन काम करते आए हैं उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल लेके आ रहे हैं, उनको आगे लेके आ रहे हैं, देश सेवा में लगा रहे हैं। बिल्कुल जी, देश सेवा में लगा रहे हैं। आपने अभी देश सेवा से बात करें तो आपने अभी एक भारत जोड़ो आंदोलन भी किया था जी, राहुल गांधी जी ने किया था, आप लोग उसमें सम्मिलित थे। भारत जोड़ो यात्रा थी जी, भारत जोड़ो यात्रा, हाँ, राइट। हाँ जी, पूरे हिंदुस्तान में घूमे हैं, एक एक जगह 5000 किलोमीटर चलना एक मायने में अभी तक तो मैंने किसी पार्टी को आज तक करते नहीं देखा, किसी भी आंदोलन में, जब से मैं देख रहा हूँ अपने 20 साल में। और उससे पहले भी अगर बात करें तो कोई भी ऐसा अब तक नेता, बड़ा नेता नहीं रोड पे उतरा जोड़ने के लिए, काम करने के लिए, देश को समझने के लिए। अच्छा। और देश को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, मैं क्लियर बोल देता हूं जी, कि अगर राहुल गांधी जी इस देश में आगे सत्ता में, राजनीति में सारा सिस्टम इसे बोलते संभालते हैं तो। अच्छा, तो भारत जोड़ो यात्रा जो थी उसमें वो कहां से कहां तक थी, मतलब कौन सी स्टेट से शुरू हुई और कहां पे खत्म हुई, वो कितने दिन की यात्रा थी? जी, यात्रा तो एग्जैक्ट अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि खत्म कहाँ हुई, यात्रा खत्म हुई महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में हम भी वहीं थे जी। आपकी भूमिका क्या थी उसके अंदर? भूमिका जी, सारे जितने भी कांग्रेस के जो लोग हैं और जो अन्य लोग हैं, अन्य मैं गिन रहा हूँ, जो नॉर्मल आंदोलनकारी रहे हैं या जिनके अंदर कुछ जज्बा लेकर के करने की, आगे बढ़ने की हिम्मत है, इच्छा रखते हैं, उन सबको जोड़ा गया उस यात्रा के, और उसका बेनिफिट पूरा कांग्रेस को मिला जी। मिला जी, मिल भी रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव हुए। हाँ, महाराष्ट्र चुनाव हुए, हार गए आप लोग। देखिए, हार जीत के अंदर आप तो जरूर मेरे को बोल रहे हैं कि हम हार गए, मगर मैं उसे अपने अंदर से जीत मानता हूँ। अच्छा, कैसे जीत? इसलिए कि जो भी हमारी जनता है महाराष्ट्र, उन्होंने जितना वोट बैंक आगे बढ़ाया हमारा, वो अब तक के रिकॉर्ड में राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद मुझे नहीं लगता कि उससे पहले वो वोट बैंक हमारे पास था। अच्छा। और वो यात्रा सफल यात्रा है जी, सफल यात्रा, वोट बैंक बढ़ा है वहां पर, वोट बैंक बढ़ा है, 100% वोट बैंक बढ़ रहा है। अभी बिहार चुनाव भी आ रहा है, बिहार चुनाव सामने है हमारे, बिल्कुल आ गया 2 महीने। चुनाव के बारे में, बिहार चुनाव में अभी देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जैसे अभी आपने कांग्रेस की मेरे से सारी बातें करी, तो कांग्रेस में आए हुए हमें थोड़ा कम समय हुआ है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो इसलिए मैं कांग्रेस को लेकर के अगर आप मेरे से पूछते हैं कि क्या होने जा रहा है, कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है वहां पर, सब कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, हम भी जाएंगे कुछ दिनों बाद वहां पर, तो देश भर से लोग लगे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं, जनता को समझ रहे हैं। बाकी बिहार जनता का जो प्यार मिलेगा हमें उसे स्वीकार है जी, स्वीकार है। एक चीज और भी है ना, कांग्रेस वर्सेस आरजेडी, एलजेपी, जन स्वराज और नीतीश बाबू की पार्टी, मतलब सब तो आपके अगेंस्ट है, और पीके अभी जन स्वराज, मतलब नाम मैंने लिया ही है जी, तो सारे कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। कितना मुश्किल होगा वो चुनाव आपके लिए जीतना? क्या पॉलिसी बनाई है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या बातें होती हैं राहुल गांधी जी से, इस बारे में चर्चा तो होती होगी आप? देखिए, राहुल गांधी से हमारी इस बारे में कोई चर्चा अभी नहीं हुई हाल फिलहाल में कि बिहार चुनाव को लेकर के क्या करना। इतना जरूर है कि बिहार चुनाव चालू होने वाले, बिहार चुनाव आने वाले हैं, आप लोग वहां पहुंचिए, अच्छे तरीके से जो मेहनत आज तक हम लोग करते आए हैं, जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से हम आगे जाके काम करें और अच्छे से अच्छे परिणाम की मंशा रखते हैं। कि जेडीयू तो वहां पर 20 साल से बैठी है, यदि कोई भी क्या आपका मैनिफेस्टो, क्या आप सोच रहे हो बिहार की जनता के बारे में, क्या दोगे उनको, क्या अच्छा करोगे उनके बारे में?
देखिए जी, बिहार में मैंने जो अभी तक देखा है, मैं बिहार लास्ट टाइम गया हूँ, मैं तो सुपौल जिले में जाकर रहा हूँ। सुपौल में ठीक है। हाँ, सुपौल में जाकर रहा हूँ। और सुपौल में जाने के बाद जो हालात मैंने बिहार के देखे हैं, मेट्रो सिटी के अंदर जो भी बच्चा पैदा हुआ है, राइट, दिल्ली राजधानी हो, बॉम्बे हो, बेंगलोर हो या कहीं पर भी, बिहार के अंदर जब मैं पहुंचा पहली बार तो मैंने वहां नॉर्मल घूमते हुए देखा, तो मैंने पूछा भाई यहाँ पर कोई बस नहीं है। अच्छा, कोई सरकारी बस नहीं है। मतलब ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुपौल डिस्ट्रिक्ट की बात, सरकारी बस ऐसा नहीं है कि कहीं पर ऐसा जैसे हम लोग देखते हैं दिल्ली में, या अगर मैं थोड़ा सा और दूर चला जाऊं कहीं महाराष्ट्र के किसी कोने में भुसावल साइड चला जाऊं, तो वहां पर मुझे बस अड्डा दिखा प्रॉपर, बस अड्डे पे बसें जाती दिखी, वहां से दिखाई दी कि हाँ जी ये बस जा रही है शिरडी तक, ये बस जा रही है औरंगाबाद, ये नागपुर। बिहार सुपौल में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। कब गए थे आप बिहार? अभी ये मेरे ख्याल से अंदाजन मान के चलता हूँ कि 1 साल हो गया, तो 1-1.5 साल हो गया। तो सुरेंद्र कोहली जी, आप ये बात बताओ कि वहां पे बस भी नहीं है। बस आप समझिए मेरी बात को, अभी तक की जो सरकारें रही हैं, वही उसी पे आ रहा हूँ मैं बहुत देख करके बड़ा ना मन को दुख लगा कि यहाँ पर सुपौल में ट्रेन मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 ट्रेन चलती हैं, ट्रेन की मांग रही है हम लोगों की, मिले भी उसके चलते कि यहाँ पर ट्रेन की ज्यादा से ज्यादा आप ये बोल सकते हो एटलीस्ट रिक्वायरमेंट रहे कि कोई ऐसी ट्रेन तो हो जो कि डायरेक्ट दिल्ली चले, या कुछ ऐसा हो कि भाई सुपौल से अगर किसी को जाना है इमरजेंसी में और वहां पर एक जिले में एक छोटा सा अस्पताल है, उस अस्पताल को छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़े, दरभंगा पास है वहां जाना है, वहां जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, जाना है तो आपको प्राइवेट गाड़ी से जाना पड़ेगा, प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं, प्राइवेट जो वहां के मैं नहीं जानता, मैंने ये तो पता नहीं करा जी क्या है वहां पर, बट इतना जरूर मैंने देखा कि बिहार के अंदर तो बहुत कुछ है करने वाला, अगर कोई करने वाला कोई करना चाहे दिल से तो बिहार में तो बहुत कुछ है। अभी तो बिहार में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बजाय वहां के लोग जो लोग पलायन कर रहे हैं वहां से, आप देखिए ना बिहार, आप किसी भी अभी बात होती है कहीं पर भी हम बैठे तो किसी भी लेबर चौक पे आप चले जाए, इस हिंदुस्तान के किसी भी लेबर चौक पे आप चले जाए, उस लेबर चौक पे आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए बिहार से कितने लोग हैं, 98% 99% आदमी आपको बिहार का मिलेगा। तो आप मानते हैं आप तो दिल्ली से ही। बिल्कुल 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 सही बात है। तो बिहार के हालात ऐसे क्यों हैं, क्यों नहीं सुधारा जा रहा उस बिहार को, क्यों कोसी नदी में आज भी बाढ़ आती है तो मीलों तक वो फैल जाती है। आप एक बात बताओ ना जी सुरेंद्र कोहली जी, अगर ऐसी बात है तो 20 साल से तो जेडीयू जीत रही है वहां पर, नीतीश जी की जो सरकार है, तो क्या आप पट्टी बांध के बैठे हैं, लोग क्यों जिता दे रहे हैं फिर? देखिए वो जो पट्टी है वो कैसे खोलोगे फिर आप? मेरा सवाल भी इसके साथ सवाल भी है। मैं इसके अंदर आपको क्लियर कर देता हूँ। बिहार में आप समझिए जिस जगह जो जरूरत की चीजें हैं वही नहीं अभी पहुंची हैं, नेता लोग आते हैं, जो मैंने देखा है वहां पर, वो आते हैं आकर के बड़ा स्पष्ट बड़ा क्लियर है बोल देना बिहार के लोगों को कि बिहार के लोग तो उनको बताना कि तुम्हारा इतिहास क्या रहा है, इसी इतिहास ने गांधी जी को बनाया, इसी इतिहास ने सबको बनाया, मतलब बड़ा नॉर्मल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये हर बार बताना, इस तरीके से चुनाव जीत जाना, उन्हें मूल रूप से उनको जो अधिकार है वो तो नहीं दे। मतलब भोली वाली जनता को ठग ले रहे हैं। बहुत भोली जनता है बिहार की जनता, सबसे है कि बहुत भोले हैं। मैं वहां पर गया तो जब मैं वहां पर रहा हूं तो उनका प्यार इतना ज्यादा मिला कि शाम के वक्त वो कुछ ना कुछ खाने के लिए जो भी होता था शाम को चाय पे वो लेकर के आते थे, जितने लोग भी आते थे, चाहे वो एक नमकीन ही लेके आ रहे हो छोटा सा, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल बहुत सच्ची जनता है। मैं भी बिहार जाता हूँ कभी कभी, तो मैं बिहार के लोगों से मिलता हूँ, तो बिहार के लोग मतलब इतने प्यारे लोग हैं, इतने सीधे लोग हैं, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं बाहर से आने वाले लोग की और दिल से करते हैं, ठीक है ना। तो मैं मतलब उन्हीं की तरफ से मैं आपसे ये बोलूंगा भी कि भाई कल को जब भी आपकी सत्ता में सरकार आती है या जो भी आप मतलब आपके जो भी नेता हैं वहां पर, तो लोगों के बारे में तो मतलब करना ही चाहिए, वहां के लोगों के बारे में ना, कि पलायन तो कम से कम रुक जाए। उमेश भाई मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने जब राजनीति स्टार्ट करी, हम राजनीति की बात बोल देते हैं अभी, कि अन्ना हजारे आंदोलन के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि मन के अंदर जज्बा था क्या हम आज भगत सिंह जी की तरह हम भी काम करके दिखाएंगे और देश बदलेंगे, देश के अंदर कुछ नया कर देंगे, अपने देश को हम अमेरिका बना देंगे। मन में बहुत कुछ आया, बहुत सारी चीजें थी। तो सोचते सोचते आज जब हम वापस घूम करके आज की डेट में आते हैं
क्या वही जज्बा आज भी हमारे अंदर बाकी है जो अन्ना हजारे आंदोलन में था, कि हम देश में कुछ नया कर देंगे, करप्शन हटा देंगे, या जिस तरीके से हम लोग आए, हालांकि उस वक्त हम अगेंस्ट कांग्रेस के ही थे, सारा देश था, पूरी दिल्ली थी कि नहीं जी कांग्रेस की सत्ता में ऐसा हुआ तो अब सत्ता नहीं लाओ, नहीं लाई है। मगर जो नई सत्ता आई उसने क्या करा, मैं उसके बारे में बताता हूं आपको। उसके बाद जो आज के हालात है, हमने आपको यही बताया कि जब हम पहले दिन से स्टार्ट हुए थे इसके अंदर, अन्ना हजारे आंदोलन के अंदर, वो जज्बा अगर आज हमारे अंदर मर जाता है तो फिर वो बेकार है। अगर वो जज्बा आज जिंदा है, वो किस कारण है? आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, सत्ता में आई हुई पार्टी, मेरे को आज भी वो दिन याद है जब रेल भवन के बाहर आंदोलन चल रहा था, कितने लोगों की पिटाई लाठी चार्ज से छुपा करके पुलिस कर देती थी। बेसमेंट के अंदर जहां जनरेटर, मेट्रो का स्टेशन था, तो रात को जनसेट चलते थे वहां, तो जनसेट में से गर्म हवा आती थी, तो उस गर्म हवा के नीचे हम सब लोग नीचे जाके सो जाते थे ताकि ठंड ना लगे। मुझे आज भी याद है वहां पर जर्नैल सिंह हुआ करते थे, जो आज की जो विधायक भी बने, कम से कम उनमें से 12 लोग ऐसे हैं, 12-13 लोग ऐसे हैं जो सब लोग विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद, पार्टी जीतने के बाद हमने पार्टी क्यों छोड़ी? क्यों छोड़ी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपका कि लाइक हमने पार्टी छोड़ी तो क्यों छोड़ी? मैंने उस पार्टी में आने के बाद देखा कि शुरुआती दौर में हमने कहा, आपको याद होगा कि हमने इनके शराब के ऊपर बहुत ज्यादा आंदोलन करे हैं कि ठेके बंद करे जाएं। वो ठेका क्या था, क्या करा इन्होंने आकर के? जो चीजें दिल्ली की जनता से थोड़ा सा कम करा जाए, कि नशा बहुत बड़ा हमारे इस देश में बहुत बड़ा, क्या मैं उसके लिए नाम भी लूंगा आपके आगे, कि भाई नशा बहुत बड़ी चीज है, उसे कम से कम एटलीस्ट वो कम करते। मैं ये नहीं बोल रहा बंद कर देते। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बाहर से जितने लोग, विदेश से जितने लोग आने वाले थे, उनके लिए मॉल के अंदर छोटी छोटी दुकानें बनाई और एक सीमा तय करी कि 500 स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर यार्ड में, या समथिंग नहीं, 500 फुट में वो दुकानें खुली जाएंगी। जैसे ये लोग सत्ता में आए, इन्होंने आते ही उस 500 फुट को हटा करके 1000 फुट कर दिया। अच्छा, शराब की दुकानों को। उसके बाद अमेंडमेंट ऐसा हुआ कि वो एक पॉलिसी ऐसी थी जिसके अंदर काम करा हमने, मतलब जिसके ऊपर जब हमने काम करा, कि वो एक मॉल का एक सिंगल रास्ता इनसाइड होगा, मॉल के अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद अंदर आपके वहां वाइन शॉप होगी और वाइन शॉप से जो भी सामान खरीदना निकल जाएंगे। इन्होंने उसे 1000 स्क्वायर फीट कर दिया और मिली भगत से उसको 2 तरफा दरवाजा बन दिया, मॉल के अंदर से भी रास्ता और बाहर से भी रास्ता है। इसमें खूब काम करा हम लोगों ने। इनकी पॉलिसी आप समझ रहे कि जिन चीजों को, जिन बातों को बोल करके आए थे, वो बातें कहीं नहीं मिली। और जाहिर है आपके सामने आज हम कि चलती हुई सरकार, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, कोई बुराई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। हमारे मन को शांति नहीं प्राप्त हुई, वहां से नहीं मिली मन की शांति, क्योंकि निकले थे आंदोलन से। फिर आपके कहने का मतलब है कि आपको लगता था कि आम आदमी पार्टी जो देश को नहीं बदल पाएगी, दिल्ली को नहीं बदल पाएगी, लोगों के लिए भला नहीं कर पाएगी, इसलिए आपने पार्टी छोड़ी। देखिए, जो नियत है, ठीक है ना, और जो नीति बनाई जा रही थी, दोनों में फर्क था। पहले जो जिस नियत से हम आए थे और जो नीतियां बनाई जा रही थी, वो नीतियां बिल्कुल उसके उल्टा थी। अच्छा, बिल्कुल विपरीत थी उसके। जितनी पॉलिसीज बनाई जा रही थी, साफ साफ दिख रहा था। दिल्ली की जनता, देखिए मैंने क्या बताया ना, बिहार से हमारी बात करी, जनता जब हम देश की नागरिकों की बात करें, तो ये तो है नहीं कि देश के नागरिक, मतलब हर आदमी ये चाहता है कि नहीं आप कुछ बदलाव हो जाए, आप कुछ बदलाव हो जाए। उस बदलाव के चक्कर में सालों से पार्टियां हमें ठगी जा रही हैं, जितनी पार्टियां हैं आगे चलती जा रही हैं। कांग्रेस में आए, हमारी बात हुई, मुलाकात हुई राहुल गांधी जी से, और उनके साथ राउंड टू राउंड मीटिंग्स जैसे हुई हमारे साथियों की, और जब मेरी भी, तो मैंने जाना उनको, जो दिल में है वही मुंह पर है। अच्छा, क्लियर। वो पेपर पॉलिटिक्स में नहीं चलते कि हाँ जी मुझे भाषण लिख के दिया जाएगा और मुझे बताया जाएगा मुझे इन मुद्दों पे बोलना ना। वो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं जनता के साथ। चाहे फिर
कुछ अपशब्द भी निकल जाए। नहीं, अपशब्द तो नहीं मैं बोलूंगा उसमें निकल जाए, अब उसको एडिट करके लोग बताने लगेंगे तो क्या करेंगे आप? कोई भी बात है, ये सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ज्यादा है आज की डेट में कि कोई भी चीज एडिट करी जाए और उसे आगे पेश कर दिया जाए और उसी तरीके से चलती बात से फिर उनको बोल देते हैं। देखिए, बोलने को तो मोदी जी को भी बहुत कुछ बोला जाता है। हाँ। बोलने को तो सबको बोला जाता है। अब कोई किसी का इसे मैं ये इस तरीके से नहीं लाइक मैं बोलूंगा कि आप बोल रहे हो कि उनको इस नाम से बोला जाता है, हमारे तो आदरणीय है, मैं तो आदरणीय बोलूंगा उनके लिए, मैं वर्ड उनके लिए यूज करूंगा। मेरा तो सवाल है ना, मेरा सवाल मेरा पर्सनल नहीं है, ये जनता का सवाल। मैं वही बता रहा हूँ ना, मेरे अगर आप मेरे दिल से पूछे तो एक बार काम एक कीजिए, आप भी एक काम कीजिएगा, मेरा राय है कि कम से कम उनके साथ कभी मौका मिले जी, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं बोलता, मैं 5 मिनट बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट बैठिए, आपको समझ आ जाएगी कि पप्पू कौन है, ठीक है ना। और हम किसी के लिए बोलेंगे नहीं, आपका वर्ड आपने बोला तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, समझ रहे, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपने बोला नहीं। आप एक बार बैठ जाइए, आपको पता लग जाएगा कि क्या गुण है और कितने विद्वान है, कितना देश के बारे में सोचा जाता है। अगर मैं आज मोदी जी को और राहुल जी को आमने सामने बिठा दूं, अब वार्तालाप में कहीं बिठा दीजिएगा, कभी किसी शो में बिठा दीजिएगा, फिर आपको पता लग जाएगा 10 मिनट, अगर 10 मिनट भी राहुल गांधी जी के सामने बैठ करके मोदी जी सारे प्रश्न उत्तरों का जवाब देते तो आप जो बोलेंगे हम उस दिन सुनने के लिए तैयार है। मगर उससे पहले बोलने में तो बहुत कुछ बोला जाता है। श्री राम जी को भी बहुत कुछ बोला जाता था, कृष्ण भगवान के भी बहुत सारे नाम रखे, रावण जी के भी बहुत सारे नाम रखे हैं, हमने रावण जी लगाया आज भी। नहीं, लोग रावण बोल देते हैं, बहुत कुछ है, ये तो रिस्पेक्ट, हमारा आदर देना है, हमारे आदर देना, भी आदर देना है। मगर इसमें एक चीज और है सुरेंद्र कोहली जी, कि योगेंद्र यादव जी कहाँ हैं, उनकी भूमिका कहाँ है, वो कहाँ पे हैं? योगेंद्र जी के साथ मैंने आपको बताया ना कि पहले गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, फिर अन्ना हजारे आंदोलन, आम आदमी पार्टी, फिर स्वराज इंडिया। जब दिखाई दिया, पता चला तो 1000 2000 नहीं, लाखों की तादाद में जो हिंदुस्तान से बाहर बैठे जो लोग साथ दे रहे थे आम आदमी पार्टी का, जैसे उनकी नीतियों के बारे में पता लगा, सब लोग छोड़े। और सब लोगों का कहना था और हमारा भी ये मानना था कि जी कम से कम ये जो कह करके आए थे उस पे से किसी बात पे नहीं उतर रहे, खरे नहीं उतर रहे। तो अब कुछ ऐसा करा जाए कि कम से कम हम अगर विपक्ष में उस वक्त थे तो कम से कम ये इतना तो भयभीत होकर के काम करें कि जो दिल्ली की जनता को असल चीजें मिलनी है, क्योंकि वादा तो हमने भी करा था उस वक्त पे। हम भी उस वक्त बोले थे नहीं आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में आएगी तो बहुत कुछ बदलाव लाएगी, तो ऐसा तो कोई बदलाव नहीं आया। मेरा सवाल इसमें यह है कि योगेंद्र यादव जी का स्वराज इंडिया कहाँ है, वो पार्टी कहाँ गई? जो मैंने आखिरी लास्ट समय मैंने उनको देखा था तो किसानों के आंदोलन में मैंने योगेंद्र यादव जी को देखा था, उसके बाद योगेंद्र यादव जी कहाँ हैं? योगेंद्र यादव जी आज भी जो पहले काम कर रहे थे उन्हीं कामों पे कर रहे हैं, किसान आंदोलन से लेकर के शुरू से अगर आप उन्हें देखें तो आज भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्वराज इंडिया खत्म हो गई है, काम नहीं करते हो? अभी तक योगेंद्र यादव ने कांग्रेस कभी ज्वाइन नहीं करी, कांग्रेस के लिए नहीं। आपको मैं बताया, मुझे नहीं पता सलाहकार, तो अगर आप ऐसे पूछे सलाहकार है भी, सलाहकार तो वो मेरे भी है। अच्छा, तो राहुल गांधी जी भी सलाहकार हैं? सलाह अगर कोई उनसे लेगा तो जरूर देंगे ना, कौन सलाह के लिए मना करेगा? मोदी जी लेंगे तो दे देंगे उनको भी सलाह। नहीं, सलाह तो देते ही है, वो हर बार बोलते ही है कि मोदी जी ऐसे मत करो, बीजेपी ने ये करा, ये मत करो, बीजेपी ने ये करा। अब समझ कितना कुछ है, अगर बोलने के लिए तो हमेशा बोला ही जाता है कि ये मत कीजिए। तो सलाह का मतलब यही है कि आप जिन कामों के लिए उतरे हैं, अगर देश में काम करने हम उतरे हैं तो जो जो हमारी नीतियां हैं, जो सोच करके आए हैं, वो सोच देश तक अगर नहीं पहुंच पाई तो फिर हमारा खुद का बैठना ठीक नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा है योगेंद्र यादव जी के बारे में जो आपने बोला है, बहुत अच्छा है। मैं उनके बहुत सारे जो है इंटरव्यूज भी देखता हूँ, तो उनकी जो हर बार जो भी रहती है, जो भी उनके विचार होते हैं वो देश हित में ही होते हैं, तो वो मैंने देखा है। और उनको चुनाव उनाव से भी कोई लेना देना नहीं है, जहां तक मैं उनको पहचानता हूँ या जानता हूँ, तो उनको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। वो समाज में सेवा करना चाहते हैं, एक देश में बदलाव करना चाहते हैं, ये मैं समझता हूँ। ये सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल। अगर आप इसको देखिए, दो तरीके, देश में बदलाव कैसे आएगा? एक तो या तो राजनीति ला करके आएगा, या आदमी पॉलिटिक्स में जाए तो जा करके वो फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो वो कोशिश रही
दिल्ली के अंदर रही, बहुत काम दिल्ली के अंदर करा। अब मैं जैसे अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि वो शराब नीतियों पे काम करा गया, दिल्ली में पानी के ऊपर काम करा गया, दिल्ली के अंदर जल साफ नहीं आता, ये तो आप भी जानते हैं, दिल्ली के अंदर नलों में पानी साफ नहीं आता। तो अगर मैं इसमें से मुद्दे गिनने लगूं तो बहुत है। आम आदमी पार्टी ने वादा करा उस टाइम पे ऑटो के मुद्दे के ऊपर, ठीक है, कि ऑटो वालों को लाइसेंस प्रॉपर दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें थी। आम आदमी पार्टी ने कहा उसके बाद कुछ नहीं करा उसके अंदर, ऑटो वालों ने घेराव तक करा, उसके बाद कुछ नहीं करा। आप समझ रहे कितना, जो भी वादा करा कुछ पूरा नहीं हुआ, मगर स्वराज निया ने हमेशा उसके लिए आवाज उठाई। अच्छा, आपका आदर्श नेता कौन, राहुल गांधी या योगेंद्र यादव? ये तो सवाल आप पूछ रहे हैं नेता देखिए, दो आदर्श नेता, और अगर आप फर्स्ट सेकंड वर्सेस नहीं कर रहा मैं, फर्स्ट सेकंड के ऊपर कौन और नीचे कौन? इसलिए दोनों समान है, दोनों समान, बहुत अच्छे, दोनों को 1 नंबर ही दूंगा जी। क्योंकि जब तक मैं राहुल गांधी से नहीं मिला था तब तक आप मेरे से पूछते तो मैं योगेंद्र यादव जी बोलता। अच्छा, अब मैं राहुल गांधी से मिला हूँ, विचार कोई डिफरेंट नहीं है ना। अगर ऐसा होता कि नहीं उनके विचारों में बहुत फर्क है, इनमें कुछ और है, ये दिखाते कुछ और है, बोलते जो योगेंद्र यादव जी के दिल में है वो साफ मुंह पे बोलते हैं, कोई घुमा फिरा के उन्होंने आपने कभी नोट करा होगा बात नहीं करी। ऐसे राहुल गांधी जो दिल में है वो बोल देना, और बोलना सकते हैं, चाहते हैं, लालच नहीं है। ये स्पष्ट रूपी में आपको बता देता हूं, कोई ऐसा लालच नहीं है, चाहते हैं देश सुधारना जी। अगर कांग्रेस की जगह बीजेपी अगर देश सुधार रही है ना, अगर बहुत अच्छी नीतियों पे काम करने लग जाए, हर नीति पे, तो मैं बोलूंगा ठीक है जी, ये लोग ठीक काम कर रहे हैं। जो बातें बोली, क्या जरूरत थी ये बात बोलने की कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएगा? अच्छा, एक बात समझिए ना, ये तो आप सोचिए, अगर मैं किसी को बोल देता हूं और मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, बनने के लिए बोल रहा हूं, और मैं बोल दूं भाई तुम्हारे अकाउंट में, हर छोटा, एक मैंने आपसे बात करी, एक बच्चा, एक बड़ा 18 साल का बच्चा जो सुपौल बैठा हुआ है, जो पूर्णिया बैठा हुआ है, जो दरभंगा बैठा हुआ है बिहार में, अभी बिहार की आपने जैसे बात करी, उस क्षेत्र में जो बैठा, अगर वो मोदी जी का भाषण सुन रहा है, मन की बात सुन रहा है उनकी, जो स्क्रिप्टेड होती है, उस मन की बात में भी जितनी बातें उन्होंने सब बोली पहले, सबसे पहले 15 लाख की, तो 15 लाख कहाँ है? अरे मत बोलो ना, हमें नहीं चाहिए 15 लाख। वो तो जुमला था ना, अमित शाह जी ने बोल तो दिया। ये तो वही बात हो गई। फिर आज भी आप कुछ बात बोल देंगे, कुछ साल बाद बोल देंगे तो जुमला था ना। अरे नहीं, मत बोलो ना, हम नहीं मांग रहे आपसे। आप अगर हमें काम बता के आते कि हाँ जी मैं ये 10 काम गिन रहा हूं या 100 काम गिन रहा हूं, ये 100 काम हम करेंगे, तो आप उस काम पे ध्यान दीजिए ना। आप ये बात बोल करके आना और उसके बाद में जुमला बोल देना, ये बात अच्छी नहीं है। चलो, आपकी छवि के हिसाब से आप एक उदारवादी नेता भी हैं, तो मोदी जी ने जो देश में काम किया है आज तक, तो अच्छा काम तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, हाँ या ना? ये अच्छा काम तो, बट अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो तभी तो है। ऐसा नहीं है कि अच्छे, आप अच्छे को कैसे गिनते हैं? देखिए, अच्छे 2 तरीके से होते हैं ना, कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं। इस पे मतलब ये प्रश्न जो हुआ मेरे हिसाब से, कि इस प्रश्न को अगर मैं देखूं कि भाई आप किससे, मेरे बारे में पूछें किसी से, या आप राहुल गांधी जी के बारे में पूछें कि राहुल गांधी जी अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो बट ऑब्वियस है भाई, अच्छा कुछ तो कर ही रहे होंगे ना। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं ना, आप मानते हैं ना? ये मैं बता रहा हूँ आपसे कि किन चीजों को लेकर के अच्छा कर रहे हैं, आप ये देखिए ना। मुझे ये गिनाइए कि इन चीजों में मोदी जी ने अच्छा काम किया। राजा जब अपना राज्य चलाता है तो सारी चीज तो सही नहीं कर सकता है, कुछ चीजें गलत भी होंगी। मगर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बोलो कि नहीं वो सारा ही अच्छा काम कर रहे हैं, मगर मैं सिर्फ आपसे हाँ या ना में पूछ रहा हूँ कि अच्छा काम तो कर रहे हैं ना? अच्छा काम कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ आप राहुल गांधी जी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक, और राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है पार्टी के लिए कितना सटीक है? क्योंकि अभी पीछे कुछ लोग जो है पार्टी छोड़ के भी गए हैं, तो मैं ये समझू कि पार्टी बिखर रही है या बिखर चुकी है? कभी भी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, पहली बात तो जो गए हैं जी, और अगर तो पार्टी छोड़ करके वो घर बैठ गए हैं, समझ रहे हैं, वो तो बीजेपी में चले गए। बीजेपी में चले गए ना। हाँ। मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। पार्टी छोड़ के नहीं गए। हाँ। वो तो अपने लालच के लिए बीजेपी में चले गए ना। अच्छा। पार्टी ऐसे हम आप वही, फिर दोबारा से मैं वहीं आ जाता हूँ। कोई पार्टी छोड़ी जाती है तो या तो नया निर्माण के लिए, उसे बोलते हैं हम पार्टी छोड़ना, कि हमने पार्टी छोड़ी। आज जी मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी,
ठीक है, आम आदमी पार्टी छोड़ करके मैंने क्या करा, मैं तो उस वक्त भी कांग्रेस बीजेपी में जा सकता था, और क्योंकि उस टाइम तो बहुत बढ़िया तरीके से हम जाते, बीजेपी में जाते तो हमारा बहुत स्वागत होता, तो हम बीजेपी में तो नहीं गए, हमने विचारधारा नहीं थी। विचारधारा में ऐसा था ना कि उस वक्त बीजेपी क्या काम कर रही है देश में, तो हमें समझ आया कि ठीक है, हमें नहीं जाना चाहिए, हम नहीं गए, सिंपल। वो छोड़ करके हमने स्वराज इंडिया पार्टी बनाई, हम लोगों ने मिलकर के, सबने, हमारे बड़ों ने मिलकर के, आदरणीयों ने। आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे अब उसे, हमने पार्टी तो इसलिए बनाई कि दिल्ली का सुधार करेंगे, खिलाफ क्या होता है, खिलाफ किसी की कोई पार्टी नहीं है, ठीक है, कि हम बोलेंगे उसके अंदर खिलाफ हो जाना ना, पार्टी बनाई गई कि हम दिल्ली का सुधार, ये लोग जो थे, ये लोग अपनी, इन्होंने जो बोला थे पूरे वादे नहीं कर रहे, अब स्वराज इंडिया ही है तो हम अपने वादे पूरे करके आपको दिखाएंगे और काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले गुरुद्वारा इलेक्शन थे, गुरुद्वारा साहब के इलेक्शनों के बाद अन्ना हजारे आंदोलन आया, अन्ना हजारे आंदोलन से फिर हम पार्टी में आए, पार्टी में से जहां पर नीतियां सही नहीं थी, फिर हम उससे छोड़ करके हम स्वराज इंडिया के अंदर आए। स्वराज इंडिया को लोगों ने बहुत प्यार नहीं दिया दिल्ली के अंदर, तो मगर जज्बा तो काम करने का था, जज्बा नहीं रुका, फिर हमने युवा हल्ला बोल बनाया, युवा हल्ला बोल आंदोलन खड़ा करा, युवा हल्ला बोल को बहुत ऊंचाइयों तक हमने पहुंचाया, हमने हर उस चीज के खिलाफ आवाज उठाई जो स्टूडेंट्स के लिए, आज के आने वाले युवा पीढ़ी के लिए गलत हो रही थी, जो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए था वो। हाँ, युवा हल्ला बोल का मतलब ये था, युवा हल्ला बोल, तो युवाओं के लिए कोई भी, पेपर लीक हो गए, भर्तियां रोक देना, स्टूडेंट्स, आप समझ रहे, कुछ भी, वो तो आपका अभी भी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कन्हैया कुमार जो है ये रहे हैं अभी पीछे, मतलब स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने आवाज भी, नहीं, वो तो कन्हैया भाई जो है वो हो गए आर्टिस्ट। युवा हल्ला बोल अपना इंडिविजुअल आज भी काम कर रहा है, अच्छा, युवा हल्ला बोल काम करता है, उधर जितने भी हमारे साथी हैं वो सब लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। अब उसके बाद जब युवा हल्ला बोल के साथ साथ हमारे को जब कांग्रेस में देखा गया कि हाँ भाई हम लोग कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमारा हो, हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हम राहुल गांधी से जब हमारी मुलाकात हुई तो हम उसमें आ गए। तो आप समझ रहे ना कि चले किस तरीके से। अब आपने बोला कि पार्टी छोड़ करके कहीं लोग चले गए, पार्टी छोड़ करके वो लोग घर नहीं गए। ऐसा होता ना कि पार्टी छोड़ी और मेरा मन उदास है, जब मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो लगा इधर काम करने के लिए था, या मैं पार्टी में जो काम करना चाहता था वो काम यहाँ पर नहीं हो रहा, मैं वो काम बाहर जाके कर रहा हूँ, कुछ और काम कर रहा हूँ। सवाल है ना, वो अभी भी उसका आप जवाब नहीं दिया है आपने। मेरा ये सवाल ये है कि जो राहुल जी का नेतृत्व है वो पार्टी को कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो पार्टी छोड़ के चले गए, अब कहाँ ले जा रहा है, अब आप क्या सोच रहे हैं, अब क्या होने वाला है, पार्टी कैसे मजबूत हो रही है, क्या कर रहे हैं आप? तो उनके साथ चर्चा में रहते हैं, वार्तालाप भी होता होगा, मीटिंग्स भी होती होंगी, तो वो क्या विचार उनके मन में है, कैसे वो आपको जोड़ रहे हैं, कैसे युवाओं को जोड़ रहे हैं कि भाई अब जो है हम देश को बदलेंगे, पार्टी को बड़ा करेंगे, पार्टी को नया करेंगे, पुराने लोग जो जिस तरीके से जा रहे हैं और नए युवा आ रहे हैं, तो वो युवाओं के बारे में जो राहुल गांधी है वो सोच क्या रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। तभी आप भी युवा हैं, शुरुआत वही थी ना, भारत जोड़ो यात्रा ने की, क्या भारत जोड़ो यात्रा हुई, वो युवाओं की थोड़ी थी, वो तो सबकी थी ना। अभी युवाओं के लिए यार अब धीरे धीरे उसी सिस्टम पे हम आ जाएंगे ना, कि पहले भारत जोड़ो यात्रा से स्टार्ट हुआ, करते करते अगर आज जहां पर हम लोग अगर आए हैं, आप समझिएगा कि हम लोग युवा हल्ला बोल अगर जुड़ रहा है, ठीक है ना, तो युवा हल्ला बोल के साथ हजारों युवा है जो जुड़े हुए हैं। तो युवा क्यों जुड़ रहे हैं? बिल्कुल सर्वसम्मति के साथ, सबके साथ बात करने के बाद ही युवा हल्ला बोल के जितने साथी, कर्मठ साथी और साथी जितने हमारे जो जुड़े हुए साथी हैं, सबके सब जाकर के जुड़े कांग्रेस में। अच्छा, युवाओं के लिए 100% सोचा जा रहा है। कहाँ, मैंने आपको बताया ना कि बिल्कुल क्लियर है। एक होता है कि हमें कुछ चीजें पहले से पता थी और हमें मन था कि नहीं युवा हल्ला बोल है तो हमें कांग्रेस में ज्वाइन हो जाना चाहिए, हमें पार्टी का सहारा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बताया, राहुल गांधी जी की जो बात दिल में है वो ज़बान पे है, लिखी हुई स्क्रिप्ट के ऊपर वो बात नहीं करते, ना उसको पढ़ करके वो कहीं भाषण देते हैं। तो आपकी पार्टी अगर बिहार में आ जाएगी, पलायन रोक दोगे? पलायन रोक देंगे ये कहना बिल्कुल हर भाव में 100% मैं आपको बोल सकता हूं, पलायन उनका नहीं रोका जा सकता जो विदेश जा रहे हैं। इतना जरूर है जो बिहार छोड़ के दिल्ली की लेबर चौक पे आ रहा है, बिहार छोड़ करके मुंबई की लेबर, पंजाब की लेबर चौक पे पहुंच रहा है, जो ये लेबर चौक पे पहुंच रहे हैं ना, कम से कम उन्हें, उनके लिए तो हम आपको 100% बोलते हैं कि उनके लिए इतना
सिस्टम खड़ा जल्द से जल्द करा जाएगा। सबसे पहले उनके लिए काम। हाँ जी, बिहार के लोगों के लिए काम होगा। अगर बिहार में कांग्रेस है तो बिहार के लोगों के लिए काम होगा। बहुत अच्छा, इसके अंदर बिल्कुल क्लियर। आपका बहुत अच्छा है और मैं सेटिस्फाई भी हूँ, और जहां तक मैं मानता हूँ मेरे दर्शक भी इस बात से सेटिस्फाई होंगे कि ये होना भी चाहिए। सेटिस्फेक्शन इसी बात का है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर अभी आपने जिक्र भी किया है, वहां भी पलायन करके बहुत सारे बिहारी जाते हैं, और रोज वहां पर जो है बिहारियों के साथ जो है कुछ न कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, चाहे वो भाषा को लेकर या किसी दूसरी चीजों को लेकर, और बिहार के लोगों के साथ नहीं, सभी लोगों के साथ। तो ये क्या है, इस बारे में आप क्या बोलते हैं? क्योंकि आपके सहयोगी दल भी रहे हैं, है ना, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो है वो आपकी सहयोगी भी रही है कहीं ना कहीं किसी समय। तो क्या विचारधारा उनकी ऐसी बदली है कि वो यहाँ के लोगों के साथ जो है इस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बिहार के लोगों के साथ महाराष्ट्र में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, खासतौर से मुंबई के अंदर कर रहे हैं, है ना? तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब बिहारियों के पक्ष में क्या बोलेंगे आप? देखिए जी, क्या देश उद्धव ठाकरे का है क्या पूरा? देखिए, किसी का देश तो हम सभी का है, हम सभी भारतीयों का है, हम सभी हिंदुस्तानियों का है, समझ रहे हैं। और अगर ये कुछ भी देश के अंदर इस तरीके से चल रहा है तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही दुर्भाग्य है। जिस तरफ हमारे युवाओं को या हमारे देश के लोगों को धकेला जा रहा है कि महाराष्ट्र में बिहार का आदमी आएगा तो काम नहीं कर सकता, उसे मराठी बोलनी पड़ेगी। सुरेंद्र कोहली जी, जैसे ये हमारा देश है और हम सब देशभक्ति की भावना से जीते भी हैं जी, और ये गुलदस्ता है हमारा देश जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। तो भाषाओं के नाम पर जो इस समय जो है, जो बिहार में लोग गए हैं, जो पंजाब में गए हैं, जो दिल्ली में गए हैं, बिहार के लोग, बेसिकली बिहार के लोगों के बारे में बोल रहा हूं मैं, कि उनको जो है भाषा के नाम पर जो है पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है दूसरी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तो इस पर आप क्या कहेंगे, और राहुल जी इस पर ट्वीट क्यों नहीं करते हैं? उमेश भाई, ट्वीट करना, जैसे आपने बता दिया कि आज की डेट में ट्वीट बहुत बड़ी हम क्या बोलेंगे उसे, कि बहुत बड़ा माध्यम है अपनी बात को आगे रखने का राजनीतिक पार्टियों का। जी, मैंने ये बात हमेशा से बोलता आया हूं कि जो भी बिहार से, पहली बात, बिहार का आदमी पलायन हर लेबर चौक पे पहुंचा हुआ है, या महाराष्ट्र में ऐसी जो मारकुटाई की हरकतें हैं बिहार के बंदों को लेकर के स्पेशली दिखा गया है, उस पर ट्वीट करना, मेरा मानना तो ये है कि ऐसे लोगों का जो पेज है ना, या वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो कोई कानून ऐसा बनाया जाए कि जिसके अंदर उन लोगों को, अगर ये किसी भी ऐसी हरकत को व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा, XYZ जो भी ग्रुप्स हैं उनमें डालते हैं, उनके ऊपर सीधे का सीधा केस हो जाए और उनको सजा हो इस कारण। और राहुल जी अगर ट्वीट कर देंगे तो ऐसे लोगों को तो बोलते हैं कि आग के अंदर आपने तेल का और काम करा, उनको तो पहचान। ऐसे लोग, राहुल गांधी ट्वीट करें, मैं कहता हूँ ना कि वो अच्छा काम करे। किसी ने बोला हो, हाँ जी बिहार के लोग आए हैं तो हमने उन्हें यहाँ रोजगार दिया है, बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के रोजगार दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार में कुछ नहीं, क्योंकि बिहार की सत्ता तो कुछ कर नहीं रही, जो बिहार की गवर्नमेंट है आज की डेट में कुछ कर नहीं रही, ठीक है। कम से कम ये हो कि हाँ जी हमने बिहार के लोगों, मेरे पास 1000 बिहार के लोग काम करते, मैंने उनके लिए घर बनवाए, मेरी फैक्ट्री में काम करते, कोई ऐसा आदमी तो उसके लिए करना भी बनता है। मैं आपकी बात समझ गया। मैं जहां तक मैं ये समझाऊं कि राहुल गांधी जी को ट्वीट इसलिए नहीं करना चाहिए कि अगर वो ट्वीट करेंगे तो जो वो मारपिटाई करने वाले लोग हैं उनको फेम मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा, और ऐसे लोग हमारा मतलब, और वो जो चाहते हैं उसमें वो कामयाब हो जाएंगे, यही चाहते हैं, करते ही आए। नहीं, बहुत अच्छा है ये, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। मगर फिर भी जो है इनके साथ हो तो दुर्व्यवहार ही रहा है, मगर ठीक है, आपने बोला भाई कानूनन रूप से इसको सही करना चाहिए, तो ये बात मैं एग्री करता हूँ, है ना। मगर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और इसमें और गहराई में जाएंगे, ये तो पलायन हो गया, फिर ये लोग बाहर आ गए, और अब जिस तरीके से चुनाव है, तो आप मतलब पलायन को रोकेंगे कैसे? आपको बिहार को आप कैसे संवारेंगे, कैसे उनको रोकेंगे? ये भी एक मुद्दा आपके मतलब चुनाव में रहेगा, और रहना भी चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। मैं आपसे व्यक्तिगत पूछता हूं, पार्टी लाइन से हटके पूछता हूं, व्यक्तिगत, क्या आप पलायन को रोकेंगे कैसे? आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या थॉट है इसको लेके कि भाई पलायन रुक जाए, जिससे लोगों का भला हो, हमारे बिहार के लोगों का भला हो, और वो अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए
ना जाए, वहीं पर ही उनको रोजगार मिल जाए, वहीं पर उनको अच्छी शिक्षा मिल जाए, वहीं पर वो आगे बढ़ जाए। वो जाए तो विदेश जाए, मगर वहां से दूसरे राज्यों में ना जाए, चाहे तो घूमने जाए। उमेश भाई, मेरी सारी बातों के प्रश्न जो आपने जो प्रश्न करा उसके अंदर आपका जवाब खुद ही था। हाँ, कि उनको रोजगार मिल जाए, हाँ, उनको वहाँ इतना काम, इतना एजुकेशन मिल जाए कि वो वहां पर अच्छे पढ़ लिख ले, वहां पर डेवलपमेंट्स हो। बिहार को बहुत ज्यादा नीड है। अगर मैं आज भी गिनता हूं तो बिहार को इन्होंने इतना पिछड़ा कर दिया, इतना पिछाड़ दिया है बिहार को, कि बिहार के लोगों को सिर्फ जातिवाद 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 समझ आता है। जाति, हाँ हमारी जाति है, हमारे जाति का ये आदमी नहीं है तो हम इसे वोट नहीं करेंगे। उन्हें सिखाया यही है राजनीति में कि जाति पर वोट करो, काम पे वोट मत करो। अरे अनुपम की बात आ जाती है। अनुपम हमेशा बोलते हैं जाति जान के क्या करोगे भैया, जाति तय करेगी, जाति बताएगी कि बिहार में तरक्की होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी सोच के साथ आप चुनाव में उतर रहे हैं फिर बिहार में। हमारी बहुत बहुत क्लियर सोच है, बड़ी सोच आप उसे कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं हम बहुत क्लियर हैं अपने फंडों में, हम अपने काम करने को लेकर के बिल्कुल साफ है कि किन किन चीजों की बिहार में जरूरत है, उन मुद्दों पर काम किया जाएगा। सरकार आती है तो ये आपको मैं आश्वासित कर रहा हूँ, यहाँ पर आश्वासन दे रहा हूँ हमारे व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को, कि भाई सारे देश की जनता को बोल रहे हैं हम, और देश की जनता को मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर बिहार में सरकार हमारी आती है तो हम 100% पलायन रोकेंगे। उन लोगों का पलायन जो बिहार से आकर के लेबर चौक पे काम कर रही है। हाँ, किसी ने विदेश जाना है तो हमारी पंजाबी में बोलते हैं जी आया नू, जी है, जाओ जी, आप जहां आपका मन करे। विदेश में कहीं नौकरी मिलती है, कुछ मिलता है तो आप करें, मगर मैं कभी नहीं चाहूंगा मजदूरी के लिए कम से कम पलायन ना हो। ना मजदूरी के लिए पलायन, बिजनेस के लिए हो, सरकारी नौकरियों के लिए हो, काम करें। हमारे बहुत सारे आईएएस जो है बिहार से ही आते हैं। सारी आईएएस तो बेहतर ना। हाँ। बिहार के लिए मुझे अगर बिहार के गुण बताने हो तो मैं तो वाह भी बटोर लूंगा, मगर जो मूल असल मुद्दे हैं बिहार के, उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। वो बिहार जो असल बिहार है उसमें सुधारने की जरूरत है। देश में बिहार का नाम हम तो बहुत ऊंचे से बोल देते हैं कि बहुत कुछ बिहार ने आपको दिया है, बहुत आईएएस दिए हैं। अगर पास्ट देखें तो बिहार का यही तो राजनेता आज तक करते हैं, उनको बताते आए हैं और वाह वाह की तालियां बजवाते हैं और चले गए। उसके बाद जब मुद्दों की बात आती है तो 5 साल के लिए विलुप्त, खत्म, वहां पर कोई नहीं पहुंचता। बिहार में बिजली की समस्या है, आज भी है बिजली की समस्या है। जब बिजली कटती है ना हर जगह, बिहार यूपी आज भी यूपी में कम कटती है। अब योगी सरकार है तो वहां पर बताते हैं बिजली का सुधार हो गया है, जैसे बताया जाता है, जो मैं सुन रहा हूँ, मगर कटती तो वहां पर भी है। ठीक है, मगर बिहार में बिजली के कटौती पे या बिजली ना आने पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिहार को क्या करा जा रहा है, हर घर में प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं बिहार में। जिस इंसान का बिल 200 रुपया आता था उसका बिल आया है 7,000 8,000। जिसके घर में मात्र और मात्र एक ट्यूबलाइट, एक पंखा चलता है, उसने आकर के बोला चलिए हमारे घर चल के देखिए। हमारे घर बाबूजी टीवी भी नहीं, फ्रिज भी नहीं है, एक टीवी तो बहुत दूर की बात होगी। कहता हम मियाँ बीबी रहते हैं, एक पंखा जलता है, 2 ट्यूबलाइट जलता है, किचन में एक, जहां हमारा रसोई है वहां एक ट्यूबलाइट जलता है। इतने पे जिसका 200-400 बिल आ रहा है उसका 7,000 बिल आने का क्या मतलब? क्यों प्रीपेड मीटर लगा रहे हो? उनको सुधार दो ना। अब यहीं से समझ जाइए कि बिहार को किस दिशा में, कहां तक ये लोग ले गए अब तक। बहुत अच्छा, आज हमारे साथ जो है सुरेंद्र कोहली जी आए और एक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने जो एक पार्टी की सोच को भी दर्शाया। तो हम उनसे जो है इस एपिसोड पे विदा लेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की और उनकी पार्टी के भी उज्जवल भविष्य की जो है कामना करेंगे। और हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो जो भी काम जो उन्होंने यहाँ पे बताए हैं वो जमीन पे करें और लोगों की भलाई के लिए काम करें, कम से कम पलायन तो रोकें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं जो है सुरेंद्र कोहली जी से जो है विदा कहूंगा, अलविदा लूंगा, और फिर एक अच्छे और बड़े और नए एपिसोड के साथ और हम लोग मिलेंगे। और उम्मीद करूंगा कि जल्दी सुरेंद्र कोहली जी के साथ फिर एक एपिसोड किया जाए, और वो एपिसोड जब किया जाए जब इनकी पार्टी जो है सत्ता में आ जाए। धन्यवाद सुरेंद्र कोहली जी। धन्यवाद जी बहुत।